नमस्कार, मैं हूं विवेक। केंद्र सरकार देश में विकास के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। एमएसएमई अपनी विभिन्न योजनाओं के माध्यम से देश के उद्योगों को बढ़ावा दे रही है। सरकार चाहती है कि उद्योगों के विकास के लिए जो रणनीति या फिर जो पॉलिसी बनाई जानी है या फिर बनाई गई है और दूसरी सुविधाओं को जो उन्हें सीधे उन लोगों तक पहुंच पाए जिन्हें इनकी जरूरत हो और जल्द से जल्द इसे पहुंचना होगा। इसके लिए सरकार ने एमएसएमई मंत्रालय के जरिए उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल की शुरुआत की है और सरकार का मकसद है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल के जरिए सभी उद्योगों को एक प्लेटफॉर्म पर ला दिया जाए। उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर रजिस्टर कराना सभी एमएसएमईज के लिए अनिवार्य है और इस पोर्टल को यूजर फ्रेंडली बनाया गया ताकि यहां आसानी से कोई भी एमएसएमई अपना रजिस्ट्रेशन करा सकें। इसके लिए आपको कोई फीस नहीं देनी है, ना ही कोई दस्तावेज देना है, अपलोड करने की जरूरत है। कुछ भी जरूरत है तो सिर्फ आधार और आपके पैन डिटेल्स की। और एमएसएमई ने अभी तक रजिस्ट्रेशन अगर जिन्होंने नहीं कराया है उनके लिए आज हम लेकर आए हैं ये खास कार्यक्रम आगे बढ़ो इंडिया। और हमारे साथ इस बारे में चर्चा के लिए 3 खास मेहमान मौजूद हैं। हालांकि इस मेहमानों की जो सूची है उसमें एक मेहमान हमने और भी जोड़ रखा है। हमारे साथ प्रदीप कुमार जी हैं, आईडीएस डायरेक्टर एमएसएमई से। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। सम्राट झा जी हैं, असिस्टेंट डायरेक्टर एमएसएमई पटना से। बहुत बहुत स्वागत है। कल्पना कुमारी जी उद्यमी हमारे साथ हैं और प्रतिभा राज स्टार्टअप उद्यमी हमारे साथ हैं। सबका बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। तो चर्चा शुरू करने से पहले देखते हैं सरकारी पोर्टल पर जाकर आप किस तरीके से अपने उद्यम का रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। अगर आप एमएसएमई उद्यमी हैं तो आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन जरूरी है। ये बेहद आसान और बिल्कुल फ्री है। इसके लिए आपको कोई डॉक्यूमेंट भी अपलोड नहीं करना होता। जरूरत है सिर्फ आधार और पैन की। उद्यम registration.gov.in पर लॉग ऑन करें। रजिस्ट्रेशन के लिए दिए गए टैब पर क्लिक कर मोबाइल से लिंक आधार नंबर और अपना नाम भरें। मोबाइल पर आए ओटीपी को अंकित कर कंपनी और पैन की जानकारी भरें। 6 से 10 नंबर तक मांगी गई जानकारी भरने के बाद 11 और 12 नंबर पर इकाई का नाम और पता दर्ज करें। 13 नंबर पर कंपनी का आधिकारिक पता भरें। 15 नंबर पर उद्यम का स्टेटस भरना है, फिर बैंक अकाउंट डिटेल्स भरें। 17 नंबर पर मैन्युफैक्चरिंग या सर्विस का चुनाव करें। 18 नंबर पर एनआईसी कोड दाखिल करें। कंपनी में नियोजित व्यक्तियों की संख्या भरें। डिटेल वेरीफाई होने पर 20 और 21 नंबर की जानकारी खुद भर जाएगी। ई मार्केट एंड ट्रेड्स पर रजिस्ट्रेशन के लिए 22 और 23 नंबर पर हाँ चुनें। मोबाइल पर आए ओटीपी को भरकर फाइनल सबमिट करें। रजिस्ट्रेशन पूरा होने के कुछ दिन बाद आपको आपका उद्यम सर्टिफिकेट इसी पोर्टल पर मिल जाएगा। तो आगे बढ़ो इंडिया। तो चलिए अब एक बार फिर हम जुड़ते हैं और चर्चा को शुरू करते हैं। जो हमारे साथ 4 मेहमान जुड़े हुए हैं और एक एक कर हम उनसे बात करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कल्पना से। कल्पना कुमारी जी, जो उद्यम रजिस्ट्रेशन है ये ज़रूरी क्यों है और एमएसएमई उद्यमियों को क्या इसके फ़ायदे हो रहे हैं, क्या इसके फ़ायदे होंगे, तो ये जानना ज़रूरी है। तो हम सबसे पहले आपसे भी जानना चाहेंगे कि किस तरीके से इसका फ़ायदा और इसका लाभ लोगों तक पहुंच पाएगा आसानी तरीके से। जी, उद्यम रजिस्ट्रेशन से पहले हम लोग उद्योग आधार में भी थे और उस समय भी चूँकि हम 12 साल से हम बिजनेस कर रहे हैं तो उस समय से ही हम एमएसएमई से जुड़े हुए हैं और एमएसएमई से कई फ़ायदे हैं। हमें एमएसएमई के थ्रू पीएमईजीपी योजना में लोन भी लिया और इसके कारण ही हम उद्यमिता में खड़े हो सके। हमारा 19 हैंडलूम चलता है, हम खादी के मास्टर वीवर हैं और ये इस योजना के चलते ही हमारा बिजनेस आज यहाँ तक पहुँच सका। जब उद्यम रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हुआ तो अभी बहुत सारे लोग थोड़ा सा कंफ्यूज हैं और उन्हें हमारा यह रिक्वेस्ट है कि जितना जल्दी हो सके अपने उद्योग आधार को उद्यम रजिस्ट्रेशन में करवा लें। ये बहुत ही सरल प्रक्रिया है, आप खुद से भी कर सकते हैं और एमएसएमईडीआई पटना के सभी पदाधिकारीगण यदि आप वहाँ चले जाएं तो इतना ज़्यादा सहयोग करते हैं कि वो खुद से भी कर देते हैं। इसका सबसे ज़्यादा बड़ा फ़ायदा है कि आप यदि आप प्रोप्राइटरशिप रजिस्टर्ड नहीं हैं, यदि आप एलएलपी नहीं हैं, यदि आप प्राइवेट लिमिटेड नहीं हैं, तो एक बिना पैसे का आप सरल रूप से रजिस्टर्ड अपने आप को कह सकते हैं, अपना ब्रांड बना सकते हैं, अपने आप
किसी भी लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, या सब जगह मान्य है, चूंकि सेंट्रल बिल्कुल आपने गवर्नमेंट जैसा से कहा आप कि ये इसमें देर नहीं करनी चाहिए। तो अगला रजिस्ट्रेशन सवाल पा प्रदीप देते कुमार हैं। जी से हम जानना चाहेंगे, क्या आपको लगता है कि अगर वक्त रहते जिन्होंने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया या फिर उनसे चूक हो गई, तो क्या बहुत देर हो जाने से जो उद्यमी हैं वो विकास और मुनाफे की दौड़ में पिछड़ सकते हैं? अगर आप विलंब करते हैं तो आपकी सारी प्रक्रियाएं जो सरकार के द्वारा दी जा सकती है, उस प्रक्रिया से आप महरूम हो सकते हैं, उस प्रक्रिया में आपको शामिल नहीं किया जा सकता है। और आपको मैं बताऊं कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम जो भारत सरकार में इसका एक जाल बिछा रखा है, जिसमें अभी भी हम लोग लगभग 11.3 करोड़ लोगों को इसके द्वारा रोजगार दे रहे हैं, और लगभग 6.5 करोड़ MSME पूरे भारतवर्ष में हैं, और पूरे GDP का लगभग 30% MSME से जा रहा है, एक्सपोर्ट 40% जा रहा है। तो आप समझ सकते हैं कि हमारी कितनी दूर तक व्यापकता है। और आपने सुना होगा कि माननीय प्रधानमंत्री ने कुछ दिन पहले कहा था, जब ये पोर्टल लॉन्च हुआ था उद्यम रजिस्ट्रेशन का, उसमें कहा था कि अब हमारे रोड के किनारे सब्जी बेचने वाले, खोंचा बेचने वाले, ठेला लगाने वाले, वो भी उद्यम रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं, और वो भी सरकार की जितनी भी पॉलिसीज़ है, जितनी भी सब्सिडीज़ है, जितने भी इंसेंटिव्स हैं, उसके वो भागीदार हो सकते हैं। और इसके लिए पता है कि एक पैसा नहीं लगता है, और ये महज 10 से 15 मिनट का कार्य होता है। आपने बोला कि देर ना हो जाए और इससे क्या फ़ायदा है, ये बड़ा ही अन्योन्याश्रय संबंध है। देखिए, अब सरकार ने जो पॉलिसी बनाई है कि सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम से सरकार की जितनी भी खरीदारी होती है, आप जानते हैं कि केंद्र सरकार या केंद्र सरकार के मंत्रालय, विभाग या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स, इसमें किसी भी वस्तु की या सर्विसेज की खरीदारी बहुत ज़्यादा होती है। और हमारे MSMEs को सबसे बड़ा प्रॉब्लम अपने प्रोडक्ट या सर्विसेज की बिकवाली की होती है। और सरकार ने खुद ही इसमें एक स्पष्ट निर्णय कैबिनेट के द्वारा पास करा के लिया है, जिसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि उनकी जितनी भी खरीदारी होगी, उनकी मतलब सरकार की, केंद्र सरकार में जितने भी विभाग हैं या मंत्रालय हैं या सेंट्रल पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग हैं, उनकी जितनी भी खरीदारी होगी उनमें 25% भागीदारी अनिवार्य रूप से सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम की होनी चाहिए। अब आप समझ सकते हैं कि कितना बड़ा प्लेटफॉर्म भारत सरकार ने सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम को दे रखा है। इसके अलावे मैं एक चीज़ बताऊं कि उसके अलावे 358 आइटम्स रिजर्व्ड हैं, जिसमें झाड़ू है, फिनाइल है और बहुत सारी चीज़ें हैं। ये 100% अगर कोई परचेज होता है सरकारी संस्थानों के द्वारा, तो 100% ये MSME से होना है। तो आप समझ सकते हैं कि सरकार ने कितना बड़ा हैंड होल्डिंग सपोर्ट कर रखा है मार्केट के कॉन्टेक्स्ट में। तो इस संदर्भ में अगर लेट होगा तो आपको इस तरह की जो सुविधाएं मिल रही है उससे आप महरूम हो पाएंगे, रह जाएंगे, आपको कोई इसकी सुविधाएं नहीं मिल पाएगी। दूसरी है कि हमारे जो जितने भी सूक्ष्म लघु उद्यम मध्यम बंधु हैं, उनको आज के ज़माने में थोड़ी सी परेशानी हो जाती है कि वो अपना वस्तु या प्रोडक्ट बेच तो देते हैं, लेकिन उनको फिर उनका पैसा तुरंत नहीं मिल पाता या किसी कारण से बाधित रहता है, और उसके बाद वो बेचारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम होते हैं, वो दूसरे लॉट को नहीं तैयार कर पाते हैं। तो उस समय उनके सामने स्थिति बड़ी दयनीय हो जाती है, खासकर आर्थिक स्थिति। इस कॉन्टेक्स्ट में माननीय प्रधानमंत्री ने ही एक चैंपियन पोर्टल्स का श्री गणेश किया है, जिसमें ये एक ऐसा पोर्टल्स है जिसमें हमारे सूक्ष्म लघु मध्यम उद्यम मंत्रालय जितने भी सूक्ष्म लघु मध्यम यूनिट भारतवर्ष में जितने भी हैं, अगर उनको किसी तरह की पेमेंट में दिक्कत आती है, उनका बायर्स खरीद लिया सामान और पेमेंट नहीं कर पा रहा है, तो उस संदर्भ में वो सीधे उद्यम रजिस्ट्रेशन के द्वारा वो चैंपियन पोर्टल्स पे अपना प्रॉब्लम को, अपने शिकायत को दर्ज कराएं। ये शिकायत भारत सरकार में हमारे मंत्रालय में जाता है और मंत्रालय से फिर रिस्पेक्टिव स्टेट्स में MSME DI में आ जाता है, और वहाँ पर हमारे इसके लिए नोडल पदाधिकारी होते हैं जो सारे कंप्लेंट्स को मॉनिटर करते हैं, और उसके बाद जहाँ भी देनदारी की प्रॉब्लम होती है उसको सीधे वो उनसे पूछते हैं कि भाई आपने ये प्रोडक्ट ले लिया
तो आप इसका पैसा क्यों नहीं पेमेंट कर रहे हैं, आप स्पष्टीकरण दें। तो इस तरह की जो कवायद होती है उससे एमएसएमई को इतना फ़ायदा होता है कि वो लगभग उनकी पेमेंट की जो प्रॉब्लम है वो इसमें एड्रेस हो जाती है। तो इस तरह की और भी बहुत सारी सुविधाएं सरकार ने दे रखी है जिसका अभी हम जिक्र करेंगे। फिलहाल ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेना उनके लिए अनिवार्य नहीं कहा जाएगा, ये अनिवार्य नहीं किया है भारत सरकार ने, लेकिन अनिवार्य से कम भी ना समझा जाए कि अगर आप ये रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आप भारत सरकार के पोर्टल में रहेंगे ही नहीं कि आप एमएसएमई हैं, तो फिर कैसे आपको किस तरह की जानकारी या किस तरह की सुविधाएं दी जाएंगी। तो ये अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य से कम नहीं है और इसमें कोई पैसे की ज़रूरत नहीं पड़ती और सारी सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट होती है। धन्यवाद। सम्राट झा जी हमारे साथ मौजूद हैं। सम्राट झा जी, एक बात तो तय है कि देखिए अनिवार्य नहीं है, लेकिन अनिवार्य से कम भी नहीं है, लेकिन एक सवाल ये भी है कि जो उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं उन्हें भी क्या फिर पोर्टल पर जाकर दोबारा रजिस्ट्रेशन कराना होगा, ये भी सवाल है, कितनी बार। सबसे पहले आपका धन्यवाद कि आपने हमारे कार्यालय को आमंत्रित किया, और जैसा हमारे निदेशक महोदय ने स्पष्ट रूप से बताया कि जैसे पहले उद्योग आधार हुआ करता था, जिनके पास उद्योग आधार था वो उनके पास उद्यम रजिस्ट्रेशन में री रजिस्टर होने का वो माइग्रेट करने का ऑप्शन आता है। तो वो उद्योग आधार अपना डेट का जो नंबर है उसको अगर वो डालते हैं उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल पे, तो वहाँ से उनका डेटा ले लिया जाता है जो पहले से उद्योग आधार के अंतर्गत रजिस्टर्ड है, और इस तरह से उनका उद्यम रजिस्ट्रेशन में माइग्रेशन हो जाता है। तो उनको री रजिस्टर करने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती है, बल्कि वो एक माइग्रेट करते हैं उद्योग आधार से, जो पहले ये सिस्टम हुआ करती थी वो अब उद्यम रजिस्ट्रेशन में परिणत हो गई है। तो उनमें माइग्रेशन उनके केस में होता है, तो ये चीज़ है। और बहुत सरल है, और काफ़ी सरल है उसमें, और उनको बहुत ज़्यादा डेटा उसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। वो बस उद्यम रजिस्ट्रेशन में उनको जाना है और उद्योग आधार नंबर डालने से और उनका जो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर डालने से वो ये काम सरल रूप से कर सकते हैं। ये तो एक बात और होगी, हमारे क्योंकि ये जो उद्यमी हैं उनके लिए काफ़ी अच्छी जानकारी आपने दे दी। लेकिन आप ही से एक सवाल और भी है कि पिछले 5 साल के दौरान जो ये क्षेत्र है इसमें कितना बदलाव महसूस आप करते हैं? ये जो एक कह सकते हैं कि एक नया एक्सपेरिमेंट है, इस एक्सपेरिमेंट को कितना आप सक्षम मानते हैं और इससे बदलाव की कितनी गुंजाइश देख पाते हैं? बिल्कुल सर, पहले जो ये सिस्टम उद्योग आधार में जीएसटी, क्योंकि उस समय में जीएसटी नहीं आई थी जब उद्योग आधार आया था, तो अभी इसमें जीएसटी का भी प्रोविज़न कर दिया गया है, जिससे कि हमारे पास जो उद्योग आधार में कोई भी उद्योग आधार कर सकता था, चाहे वो ट्रेडर हो, मैन्युफैक्चरर हो या सर्विस सेक्टर का हो। लेकिन जीएसटी रहने से रियल टाइम जो हमारे बेनिफिशरी हैं, जो हमारे माइक्रो स्मॉल और मीडियम इंटरप्राइजेज हैं, वो इसके द्वारा बेनिफिटेड हो सकते हैं। इसमें फर्जीवाड़ा का कोई गुंजाइश नहीं हो सकता है, क्योंकि उनको जीएसटी नंबर उसमें डालना होता है। तो इसके लिए ये जो चेंजेस किया गया है उससे हमें रियल टाइम डेटा हम पा सकते हैं, और उसके हिसाब से हमारा जो केंद्र सरकार है, हमारा विभाग है, वो इसमें मदद करता है। अपनी योजनाओं को हम लोग प्लान कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास जो रजिस्टर्ड बेनिफिशरी हैं उनके लिए हम लोग अपनी योजनाएं प्लान करते हैं। तो इसमें काफ़ी सुविधाएं होती है विभागीय स्तर पर भी और जो बेनिफिशरी हैं उनके स्तर पर भी। और चलिए यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, कि ब्रेक के बाद भी हम चर्चा को जारी रखेंगे। पुलिस अपराधियों की पहचान और घटना की जांच के लिए बाजार में लगे सीसीटीवी फुटेज को भी खंगाल रही है। एटीएम कंपनी के अधिकारियों ने घटना के संबंध में स्थानीय थाने में अज्ञात अपराधियों के खिलाफ मामला दर्ज कराया है और पुलिस से मामले की जल्द जांच करने की अपील की है। हालांकि इस मामले में अभी किसी भी आरोपी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। घटना के कारण स्थानीय लोगों में दहशत का माहौल है। लोग इस वारदात के लिए पुलिस की लापरवाही को जिम्मेदार मान रहे हैं, जिससे पुलिस की कार्यशैली पर सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। जमुई में पशु तस्करी के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसपी के निर्देश पर 3 ट्रक पर लदे बड़ी संख्या में मवेशी को बरामद किया गया है। पुलिस ने यह कार्रवाई सिकंदरा जमुई सड़क मार्ग पर की है। इस कार्रवाई में 3 पशु तस्कर को भी पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिनसे पूछताछ लगातार जारी है।
जानकारी के अनुसार बरामद किए गए मवेशी को पश्चिम बंगाल तक पहुंचाना था। फिलहाल 3 कंटेनर से बरामद 100 से अधिक मवेशियों को गौशाला में सुरक्षित रखा जा रहा है। यह बिहार उत्तर प्रदेश के बॉर्डर से के पास सासाराम के इलाके से इसको ले जाया जा रहा था और जिसे बांका पहुंचाने की बात कही जा रही, फिर बांका से यह पश्चिम बंगाल जाने की बात है कि पश्चिम बंगाल जाने वाला था। मतलब कह सकते हैं, देखा जा सकता है कि पशु तस्करी के खिलाफ लगातार कार्रवाई हो रही है, लेकिन फिर भी पशु तस्कर बाज नहीं आ रहे हैं। औरंगाबाद जिले के बारुण स्थित बिजली परियोजना एनपीजीसी की तीसरी और अंतिम इकाई से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो गया है। इकाई से 660 मेगावाट बिजली का उत्पादन शुरू होते ही बिहार को उसके हिस्से के मुताबिक 559 मेगावाट बिजली मिलना प्रारंभ हो गया है और इस प्रकार बिजली के मामले में बिहार न सिर्फ आत्मनिर्भर राज्य बन गया है बल्कि अन्य प्रदेशों को भी बिजली की आपूर्ति करने लगा है। इस तीसरी इकाई से उत्पादन शुरू होते ही 19,412 करोड़ की लागत से सुपर क्रिटिकल तकनीक आधारित इस परियोजना का निर्माण कार्य पूरा हो गया है। गौरतलब है कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय ने परियोजना से उत्पादित कुल बिजली का 84.8% बिजली गृह राज्य यानी कि बिहार को आवंटित किया है, जबकि शेष बिजली उत्तर प्रदेश, झारखंड और सिक्किम को दिया जाना है। 1980 मेगावाट की इस कोयला आधारित परियोजना के पूरा हो जाने के बाद बिहार का केंद्रीय कोटा बढ़कर 1922 मेगावाट पहुँच गया है, जो कि बिहार के लिए एक गौरव की बात है। मुंगेर के जमालपुर के सरकारी अस्पताल में भीषण लापरवाही सामने आई, जहां एनएम ने जच्चा और बच्चा दोनों को तेल की जगह एसिड लगा दिया। जमालपुर के दरियापुर के सुभाषिनी देवी बीते 23 मई को प्रसव कराने अस्पताल में भर्ती हुई थी। वहां तैनात एएनएम विद्या कुमारी ने प्रसव कराने के बाद जच्चा और बच्चा को सरसों तेल लगाने के बजाय एसिड लगा दिया, जिसमें बच्चा बुरी तरह झुलस गया। परिजनों के हंगामा मचाने के बाद मरीज को सदर अस्पताल रेफर कर दिया गया। इधर पीएचसी प्रभारी ने एसिड लगाने से इनकार करते हुए तेल से रिएक्शन की बात कही है। जन्म के दौरान है ना, तेल से जो साफ किया जाता है उस जगह पे वो एसिड से साफ कर दी। जब एसिड से साफ कर दी तो हम उनको बोले कि बहुत जलन हो रहा है, आप लोग क्या लगा दिए। और ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है। सभी मेहमानों का भी हम स्वागत करना चाहेंगे और एमएसएमई से जुड़ी हुई सभी जानकारियां आप तक हम पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। अब प्रतिभा राज भी हमारे साथ हैं, उनसे भी ज़रा जानते हैं कि क्या आप उद्यमी रजिस्ट्रेशन की जो प्रक्रिया है, इस प्रक्रिया को लेकर सरकार को कोई सुझाव देना चाहते हैं। तो ये जानना बेहद ज़रूरी है कि सरकार को भी सुझाव पहुँचना चाहिए कि सरकार ने अगर कहा कि ये अनिवार्य नहीं है तो अनिवार्य से ज़्यादा ये तो हमारे जो लोग इसमें काम कर रहे हैं वो बता रहे हैं, लेकिन अगर सरकार को भी अगर कुछ बैकअप सवालों का मिले कि हाँ भाई इसमें ये कमी है तो ये ज़्यादा बेहतर होगा। तो कोई सुझाव है क्या इससे जुड़ा हुआ? सर, सबसे बड़ा सुझाव जो मैं देना चाहूँगी कि इसको सब लोगों के इस चीज़ को कि ये सरकार, हमारी केंद्र सरकार हमारे लिए कुछ कर रही है, वो सब लोगों तक पहुँचे। मैं धन्यवाद देती हूँ पटना एमएसएमई डीआई का कि उन्होंने काफ़ी हद तक बहुत लोगों को जागरूक किया है, बहुत लोगों के साथ साथ हम महिला उद्यमियों को जागरूक किया है। और जिसके कारण जब मेरा पहले उद्योग आधार बना था मेरे स्टार्टअप का, उसके बाद हमने उद्यम रजिस्ट्रेशन करवाया। उसके अंडर में हमें केंद्र सरकार क्या क्या बेनिफिट्स दे रही है, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट पॉलिसीज़ में कैसे हम लोग को उसमें रजिस्टर होने के बाद हम लोग को कैसे सहायता देती है संस्था, फिर जीएसटी में कैसे सहायता देती है। ये सारी जो चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मैं अभी ये तो नहीं बता सकती, बहुत लंबी चीज़ें हैं वो, बट ये जो सारी चीज़ें हैं जो सहायता हमें मिलती है वो उद्यम रजिस्ट्रेशन कराने के बाद ही मिल पाती है। तो ये जो जानकारी है, जब तक छोटे मोटे जो हमारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, छोटे मोटे जो हम लोग काम करते हैं, जो एक्चुअली बड़ा काम करने की कुव्वत रखते हैं लेकिन उनको सहायता मिलती है तभी। तो ये जो जागरूकता है वो फैलाने की ज़रूरत है। अभी तो मैं फिलहाल यही कहना चाहूँगी। आप ही से एक सवाल और भी कि अगर सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद भी अगर एमएसएमई उद्यमी अपना रजिस्ट्रेशन नहीं कराते हैं तो क्या नुकसान हो सकता है, ये क्लियर कीजिए आप। मैं अपना एग्जाम्पल दे करके आपको बताती हूँ। मैं एक छोटे शहर में अपना काम कर रही हूँ, एक स्टार्टअप है। जो एक्सपोजर मुझे एमएसएमई के द्वारा मिली है, एमएसएमई के द्वारा मुझे आईआईटीएफ में प्रगति मैदान में अपने प्रोडक्ट्स डिस्प्ले करने का मौका मिला। एमएसएमई के द्वारा मुझे नेशनल टॉय फेयर में, वर्चुअल फेयर में, पटना में बैठे बैठे कोरोना के काल के दौरान ही, जब पूरे लॉकडाउन में था भारत, तब भी मुझे अपने प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले करने का मौका मिला।
और सिर्फ मार्केटिंग नहीं हुई, मुझे सामने वाले हमारे जो कॉम्पिटिटर्स हैं उनके लेवल को जानने का मौका मिला कि वो लोग किस लेवल पे काम कर रहे हैं, वो लोग अपने प्रोडक्ट्स को कैसे सेल कर रहे हैं। उससे मेरे स्टार्टअप को बहुत बेनिफिट हुआ है। मुझे पता चला कि अगर मैं कुछ बना रही हूँ तो उसमें मुझे अपने पर्सनल प्रोडक्ट के लिए फीडबैक क्या होना चाहिए, जो यहाँ पे लोकल मार्केट को क्या जच रहा है, इंटरनेशनल लेवल पे क्या जच रहा है, नेशनल लेवल पे क्या जच रहा है, और मुझे पता है कि कैसे अपने प्रोडक्ट को फिर अडाप्ट करना है और उसके अकॉर्डिंगली उसको प्रेजेंट करना है। हाँ बिल्कुल प्रदीप जी, आपको हमने बुलाया है कुछ खास जानकारियों के लिए भी, क्योंकि PMEGP योजना के बारे में आपसे जानना है, साथ ही MSME के लिए जो बड़ी योजनाओं के बारे में से जुड़ी हुई बड़ी जो योजनाएं हैं उसके बारे में भी एक जानकारी जो दर्शकों तक पहुंच पाए, नए उद्यमियों तक पहुंच पाए। नहीं, इसमें बड़ा स्पष्ट रूप से मैं कहना चाहूँगा कि PMEGP प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, ये भी हमारे मंत्रालय का एक अहम प्रोग्राम है, जिसमें हम लोग 25 लाख रुपए तक हमारा मंत्रालय उद्यमियों को देता है और उसमें लगभग 25% की या 30% की सब्सिडीज़ होती है। उसके अलावा जो हमारे विभाग का कार्यक्रम है, उस कार्यक्रम में क्या है कि हम, जैसा कि मैंने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन नहीं कराने का कोई मतलब नहीं है और नहीं होता है। हम लोग बुला के उद्यम रजिस्ट्रेशन करते हैं। इसके लिए समझिए एक तरह का धावा दल हमने बना रखा है कि हर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं और उद्यमी को पकड़ के उसका रजिस्ट्रेशन करते हैं। तो ये कोई छूट ना जाए, इस बात का हम लोग ध्यान रखते हैं। ये नहीं कि कोई उद्यम नहीं हो पा रहा है, उस बात पर हमारे ध्यान कोई छूट ना जाए, इसलिए हम लोगों ने माइग्रेशन का नए उद्यमी को उद्यम रजिस्ट्रेशन हम लोग पकड़ के कर देते हैं। और उससे जैसा मैंने बताया कि PMEGP और हमारे बहुत सारे और भी स्कीम हैं जिसमें ये उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेने से, जैसे हमारा एक CGT MSE स्कीम है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर माइक्रो एंड स्मॉल इंडस्ट्रीज़। इसमें क्या है कि उद्यम रजिस्ट्रेशन करा लेने से आपको 2 करोड़ रुपये तक का लोन मिल सकता है। तो आप समझ सकते हैं कि इसमें टर्म लोन हो या वर्किंग कैपिटल हो, कितने बड़े आयाम को इस CGT MSE के द्वारा दायरे में ले आया जाता है। और दूसरा चीज़ क्या कि जेम पोर्टल पे आप आ जाते हैं। आज के दिन में भारत सरकार ही नहीं, राज्य सरकार भी लगभग सारी वस्तुएं जो वो परचेस करती है वो जेम पोर्टल पे करती है। और मुझे ये बताने में बड़ी खुशी होती है कि जेम पोर्टल में आप जाएंगे तो MSME का एक नया पेज खुलता है। जब आप MSME टाइप करेंगे तो एक नया पेज खुलेगा और उस पेज में आप अपने प्रोडक्ट की सारी चीज़ें आप उसमें दे सकते हैं और सरकार को जब भी ज़रूरत होगी उस चीज़ की, तो वो MSME में, जैसा मैंने बताया कि MSME में 25% अनिवार्य रूप से सरकार को परचेज करना है और जेम सरकार के परचेज के लिए ही एक प्लेटफॉर्म है। तो जब आप जेम में जाकर अपने प्रोडक्ट को परिलक्षित कर देते हैं तो उस कॉन्टेक्स्ट में आप MSME जेम के द्वारा पूरे भारतवर्ष में, मैं एक प्रदेश या कोई राज्य की बात नहीं कर रहा, पूरे भारतवर्ष में आप दृष्टिमान हो जाते हैं कि आप एक बड़ी MSME जानकारियां है लोगों और को मिल आपका रही है, ये अच्छी प्रोडक्ट बात है। है। तो अपने व्यापार को जो दुनिया में विस्तार देना चाहते हैं और अपना मुकाम तय करना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत बढ़िया ये चर्चा रही। और इस खास कार्यक्रम जिसमें सिर्फ इंडिया को आगे बढ़ाने की हम सब बात कर रहे हैं, शामिल होने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।